गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रमन फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज हम लोग डीपी के बाद, दशहरा के बाद ऑप्टिक्स के क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। वेब ऑप्टिक्स में आपको हम पीछे पढ़ाए थे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उदाहरण भी बताए थे, एग्जाम्पल भी बताए थे। आज हम लोग इंटरफेरेंस के बेसिक थ्योरी को समझेंगे। बेसिक थ्योरी को समझेंगे मतलब इंटरफेरेंस का जोड़ घटाव करेंगे। कैसे लाइट वेव जाता है, एक दूसरे से मिलता है, मिलने के बाद नया वेव बनाता है। याद रखिएगा कि फर्स्ट वेव चलेगा, सेकेंड वेव चलेगा, मीडियम के किसी बिंदु पर मिलेगा, मिलने के बाद वो लाइट वेव ही बनेगा। जैसे एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर को जोड़ते हैं तो एक नया वेक्टर बनता है, उसी तरह से एक लाइट वेव दूसरी लाइट वेव से जाकर के जब मिलता है तो मिलने के बाद एक नया वेव बनाता है, जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेव कहते हैं। तो अब हम लोगों को समझना है कि फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव मिलने से जो रिजल्टेंट वेव तैयार होगा उसके कैरेक्टर में और ये फर्स्ट और सेकेंड के कैरेक्टर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस है, ये सारी चीज को आज हम लोग देखेंगे। इसलिए हमने हेडिंग लगाया बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। मैंने दो ठो सोर्स लिया, S1 और S2। यहां से एक वेव चला, S2 से भी एक वेव चला। ये दोनों कोहेरेंट सोर्स होगा तभी इंटरफेरेंस हो सकता है। मीडियम के पी पॉइंट पर जाकर के एक दूसरे से मिट कर गया और एक दूसरे से मिलना इंटरफेरेंस कहलाता है। एक दूसरे से मिल जाना इंटरफेरेंस कहलाता है। तो इंटरफेरेंस हो गया। अब यहां के बाद एक सिंगल वेव जाएगा और उसी को हम रिजल्टेंट वेव कहेंगे। चलिए इसको हम जोड़ घटाव में दिखाते हैं। मैंने लिखा द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइट वेव। S1 से चला फर्स्ट लाइट वेव, इक्वेशन y1 इक्वल टू a sin ओमेगा t। a एम्पलीट्यूड है, y1 डिस्प्लेसमेंट है किसका, फर्स्ट वेव का, ओमेगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी उसका टाइम है। जो लाइट वेव S2 से निकला उसका इक्वेशन मैंने लिखा द इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइट वेव इज गिवन बाय y2 बराबर b sin ओमेगा t प्लस फाई। क्योंकि मैं आपको बताया था कि इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स चाहिए, और जब कोहेरेंट सोर्स होता है तो दोनों वेव के फेज में एक डिफरेंस होता है। एक डिफरेंस होता है जिसको हम लोग फेज डिफरेंस कहते हैं। मैंने मान लिया कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। आप एंगल से भी देख सकते हैं, ओमेगा टी के बगल में कुछ भी नहीं है, ओमेगा टी प्लस फाई। जरा इसमें और इसमें देखेंगे तो कितना का अंतर है, फाई का अंतर है। तो फाई को क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस कहेंगे। दोनों वेव एक दूसरे से P पर मिल गया तो रिजल्टेंट वेव तैयार होगा। बोथ लाइट वेव मीट एट पॉइंट P, इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, y1 प्लस y2 करेंगे। y1 का मान इक्वेशन फर्स्ट में, y2 का मान सेकेंड में। दोनों के वैल्यू को पुट कर दिए और पुट करने के बाद यहां पहुंच गया। अब इसके आगे की बात हम आपको आगे दिखाते हैं। मैंने यहां पर बहुत कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने sin a प्लस b के फॉर्मूला में तोड़ दिया। आप सभी लोग जानते होंगे sin a प्लस b का फॉर्मूला मैं यहां सिखाता हूं। गणित का बहुत फेमस फॉर्मूला है sin a प्लस b। क्या होता है, sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b। मैंने आज इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया, तोड़ दिया इसको।
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर मैंने बी को मल्टीप्लाई कर दिया, बहुत आराम से समझिएगा धीरे धीरे। ब्रैकेट को तोड़ा, बी को गुना कर दिया। गुना करने के बाद मेरा सिचुएशन कुछ इस टाइप का है। अब हमको लगा कि इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? तो ओमेगा टी इसमें भी है, ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी। तो मैंने इसको यहाँ कॉमन खींच लिया, बाकी इसको एज इट इज उसी तरह से मैंने उतार दिया। अब यहाँ पर मामला कुछ ऐसा है कि ये बहुत बड़ा हो गया। मैथमेटिक्स कहता है कि कुछ ऐसा काम करो जिससे आपका जोड़ घटाव सिंपल हो, आसान हो, उसका उपाय करना चाहिए। तो कुछ लेट करने का कॉन्सेप्ट है। लेट कर लेंगे, मान लेंगे। मानने के बाद क्या होगा? नया टर्म आएगा। उस नए टर्म को लास्ट तक हम लोग हटाने का कोशिश करेंगे, यही कहता है मैथमेटिक्स। तो मैंने कुछ मान लिया। ये ब्रैकेट में जो था a प्लस बी कॉस फाइव, a प्लस बी कॉस फाइव को मैंने r कॉस थीटा माना। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर r और थीटा दो नया टर्म है, ये हम लोग मान रहे हैं। आगे चलकर इसको हम लोग सॉल्व करके इन दोनों का वैल्यू जरूर निकालेंगे। बच्चा पूछता सर दूसरा कुछ क्यों नहीं मान सकते? मान के देख लो, काम ही नहीं बनेगा। हम वही चीज को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिससे मेरा काम आसान हो, आसान हो। b sin फाइव को मैंने मान लिया r sin थीटा। इससे क्या बेनिफिट है सर? इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मानने से? इसको बैठा के जब देखोगे तब पता चलेगा। इसको मैं यहाँ पुट कर दिया, y इक्वल टू r cos थीटा sin ओमेगा टी। इसके जगह पर r sin थीटा cos ओमेगा टी। इसमें कुछ कॉमन था, r निकाल दिए। अब हमारा सिचुएशन आया sin ओमेगा टी cos थीटा cos ओमेगा टी sin थीटा। अब इसको ध्यान से देखिए, sin a cos b प्लस cos a sin b परसेंट हो। अभी दूसरा कुछ मानते तो शायद ये फॉर्मूला पे नहीं सेट होता, इसीलिए हमने इसी को चुना है। तो सर पता कैसे चलेगा कि यही चीज हमको पहले मानना है? तो जब दो चार बार बनाइएगा तो आपको भी पता चल जाएगा, जैसे हमको पता चल गया, क्योंकि हम कई बार इसको बनाए हैं और आप इसको पहली बार देखेंगे और मेरी बराबरी का सोचेंगे कैसे हो पाए। इसलिए आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास भी आ जाएगा। अब इसको हमने लिख दिया और इसको फॉर्मूले पे सेट कर दिया, sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी कि sin a प्लस b, y इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस थीटा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इसको देखेंगे तो ऐसा जरूर महसूस होगा, इसे देखा तो ऐसा लगा, क्या लगा कि यह भी किसी लाइट वेव का समीकरण है, क्योंकि उसी के जैसा है। लाइट वेव का समीकरण जिस पैटर्न का होता है, ये उसी पैटर्न का समीकरण है, इसलिए निश्चित तौर पर ये किसी लाइट वेव का ही इक्वेशन है, होना भी चाहिए। किसका है ये? तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव। हमने आपको शुरू में ही बताया था, फर्स्ट लाइट वेव चला, सेकेंड लाइट वेव चला, एक दूसरे से मिला, तो मिलने के बाद क्या बनेगा? तो लाइट वेव ही बनेगा, लेकिन उसका नाम होगा रिजल्टेंट लाइट वेव और उसका यह अपना समीकरण होगा, इक्वेशन होगा। इसमें भाई r का मैं परिचय दिया, r किसके जगह पर है? तो यहां पर अक्सर एम्पलीट्यूड होता है। तो r क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव। यहां पर हमेशा फेज एंगल होता है, तो थीटा क्या है? फेज एंगल ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव। y क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट के जगह पर है, ये प्लेस डिस्प्लेसमेंट का होता है, इसलिए y डिस्प्लेसमेंट है किसका? रिजल्टेंट लाइट वेव का। अब हमारे पास टारगेट है, याद कीजिए अभी से पहले कुछ देर पहले बताए थे कि r और थीटा हमारा माना हुआ टर्म्स है, लेट किया हुआ टर्म्स है, तो उसको सॉल्व करके निकालना मेरा काम है।
तो चलिए आप मेरे पास रिजल्टेंट वेव का समीकरण आ गया। पहला वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, ए, छोटा ए। दूसरा वेव का एम्पलीट्यूड कितना था, बी। तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, आर। तो आर का मान ए और बी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। पहला वेव का फेज एंगल कितना था, 0 डिग्री था। दूसरा वेव का फेज एंगल कितना है, फाई है। तो रिजल्टेंट का फेज एंगल कितना है, थीटा है। इसका मतलब थीटा का मान फाई के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। आर का मान ए और बी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, जिसका नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आप चाहे तो यहां से भी लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हाँ तो विद्यार्थियों, अभी हम बता ही रहे थे आपको कि आर और थीटा दो माना हुआ टर्म है, उसका वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए बारी बारी से कितना आसानी से उसका मान हम लोग निकालते हैं उसको देखिए सिर्फ आप, और आप यहां से नोट भी कर सकते हैं। मैंने पहला टारगेट लिया कैलकुलेशन फॉर आर। आर का मान निकालेंगे। आर क्या है, एम्पलीट्यूड है। किसका, रिजल्टेंट लाइट वेव का। कुछ नहीं किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। थोड़ा देर पहले इक्वेशन 3 और 4 आया था। इसी सॉल्यूशन में मैंने समीकरण 3 और 4 के दोनों पक्ष को स्क्वायरिंग कर दिया और आपस में जोड़ दिया। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। ये था, इसको जोड़ा, राइट साइड को भी आपस में जोड़ा, बारीकी से सॉल्व किया। a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ दिया, यहां पहुंच गए। इसको इसी तरह से उतार दिए। आर स्क्वायर कॉमन आ रहा था, निकाल लिए। आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका मान आगे चल के 1 बैठा लिए। इसमें भी कुछ कॉमन मिल रहा था, b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। तो इसमें और इसमें हम कॉमन ले लिए, बाकी को उतार दिए। 2ab cos फाई अपने जगह पर, इसमें और इसमें कॉमन लिए b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई। इसका भी मान आगे चल के 1 बैठा दिए। इसका मान 1 बैठा ही चुके थे। अब मेरे पास इस तरह से सॉल्व करने के बाद r के लिए एक फॉर्मूला आया, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। ध्यान दीजिएगा, a फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, b सेकेंड वेव का एम्पलीट्यूड है, फाई दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है, और r क्या है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड। मतलब फर्स्ट और सेकेंड का अगर एम्पलीट्यूड दिया रहे और उस दोनों के बीच का फेज डिफरेंस फाई दिया रहे और हमको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड पूछे, तो हम इस फार्मूला से आसानी से उसको बता सकते हैं। दूसरा टारगेट लिए बच्चों कैलकुलेशन फॉर थीटा। थीटा क्या था, फेज एंगल था। किसका, तो रिजल्टेंट वेव का था। मैंने इसके लिए बहुत कुछ नहीं किया, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया, भागा दे दिया। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, r से r कट गया, sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा होता है, tan थीटा लिखा। यहां से थीटा लिखना चाहते हैं तो tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट लिए, tan इनवर्स b cos फाई डिवाइडेड बाय a प्लस b cos फाई, सॉरी b sin फाई। यहां पर मिस्टेक हुआ, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां sin फाई था। b sin फाई डिवाइडेड बाय a प्लस b cos फाई, उस हिसाब से यहां पर हो जाना चाहिए b sin फाई। तो हमारा फाइनल फार्मूला क्या हो गया, चलते चलते सुधार भी लिए, थीटा बराबर tan इनवर्स b sin फाई डिवाइडेड बाय a प्लस b cos फाई। तो इस फार्मूला से क्या मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेव का फेज एंगल मिलेगा। कब, जब फर्स्ट और सेकेंड दोनों का एम्पलीट्यूड मालूम हो
और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस वालों को। तो इस तरीके से मैंने बेसिक थ्योरी में आज इतनी सारी बात बताया, इसको आप रिपीट करें, रिवाइज करें, पुनः देखें और कॉपी में नोट करें। इसके आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के हम प्रस्तुत रहें।